बच्चों, तो आज क्लास 11th का एक नया चैप्टर वेव लेकर हम आ गए। और वेव को एक चैप्टर की तरह नहीं, एक यूनिट की तरह लेना। एक बड़ा टॉपिक है, डेप्थ में जाएगा काफी। अब कई लोग को वेव से बड़ा डर लगता है कि सर वेव तो समझ ही में नहीं आता, क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, ट्रैवल करता है, कुछ नहीं समझ में आता। सर वेव से तो एकदम दिमाग गोल। रीजन क्या है कि यहां पे चीजें दिखाई कम पड़ती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, चीजें दिखाई कम पड़ती हैं। अभी अपन रोटेशन वगैरह पढ़ रहे थे, फ्लूइड वगैरह पढ़ रहे थे, सब में सब चीजें दिख रही थी, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, उसमें इंक्लाइन प्लेन रखा, पुली रखा, सब दिख रहा था। यहां चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, ऐसा लगता है। करना कुछ नहीं है, धीमे धीमे इसको पढ़ना है। मैं हमेशा बोलता हूं धीमे धीमे खाओ, अपने आप कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि वेव्स स्टार्ट करने से पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा अच्छा कर लो, उस टॉपिक को अपना थोड़ा सही कर लो। आपके सिलेबस में ना जितनी भी वेव्स हैं, मैक्सिमम जितनी भी वेव्स हैं, सबके अंदर एसएचएम इंक्लूडेड रहेगा। आज के लेक्चर में तो ये बात नहीं होगी ज्यादा, नेक्स्ट लेक्चर से आप देखोगे एसएचएम की काफी चीजें हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे बिना कुछ बोले। हम कहेंगे एसएचएम में ये पढ़ा था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव्स के अंदर बहुत यूज होना है आपके सिलेबस में, ठीक है। अब अपना अगर बात कर ले कंपटीशन पॉइंट से, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट्स या एम्स, सभी में वेव्स का पोर्शन रिलेटिवली इजी आता है। रिलेटिवली मतलब अगर इसको कंपेयर करो मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, ठीक है, तो वहां से कंपैरिजन में ये पोर्शन थोड़ा सा इजी बना देते हैं। अब इजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई ऑलरेडी टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वेव्स को अच्छे से समझते हुए चलोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। और अगर रटना स्टार्ट करोगे, कई लोग वेव में रटना स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ऐसे, ये वाला ऐसे, तो फिर कहानी डूब जाएगी। भाई एडवांस में वो थोड़ा सा कहानी घुमाएगा, आप गए, कंसेप्ट खराब है। एडवांस क्या है? एडवांस क्या है? छोटे छोटे कंसेप्ट मिलाए और मिलाकर एक सवाल बना दिया, ये है जेई एडवांस। छोटे छोटे कंसेप्ट उठाए, उठा के एक सवाल बना दिया। आपको लग रहा है सवाल बहुत टफ है, टफ नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपने छोड़ रखे हैं। तो मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, चूहे खाना बंद करें, वेव्स स्टार्ट होने जा रहा है। एक एक पॉइंट धीमे धीमे समझ में आता जाएगा। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, किस किस तरह की वेव होती हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो सब फालतू की बातें पूछी नहीं जाती। और उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन किसी भी वेव की। जैसे हमें कोई एक्सप्रेशन लिख के दिया, हमसे कहा बताओ ये वेव है कि नहीं, तो हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन हो, ऐसा कुछ जनरल इक्वेशन हम कंपेयर करके बता सकें ये वेव है, ठीक है। और उसके बारे में और पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएं सबसे पहले, और सबसे पहले हेडिंग वही होगी जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि वेव क्या होता है, व्हाट इज वेव। तो आपने ये तो पढ़ा ही रखा होगा कई बार कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। कहां से डिस्टर्बेंस? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स। ऐसा डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करे, विच ट्रैवल्स, ठीक है। मीडियम हो भी सकता है, मीडियम नहीं भी हो सकता है, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और वहां से धीमे धीमे डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, अभी और बातें आने वाली हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल, डेफिनेटली पढ़ रखा होगा आपने। देखो मान लो मेरे हाथ में एक रस्सी, एक रोप है, मोटी सी रस्सी सोचना, ठीक है, व्हाइट कलर की या ग्रे कलर की, जो भी आप सोच सकते हो। और ये रस्सी उधर जाके वॉल पे मैंने बांध दी, उधर वॉल पे मैंने ये रस्सी बांध दी, और रस्सी का एक एंड ये मेरे हाथ में है। अब मैंने यहां से एक छोटा सा बम्प प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? एक बम्प, ऐसे जुम, टुक ट्यूं, ऐसे बना, टुक ट्यूं, जैसे कैसे ट्यूं ट्यूं, धड़ाक, जाके उधर मारता है बम्प, ऐसे धड़ाक। मतलब यहां पे देखो, जैसे मान लो यहां पे वॉल थी, ठीक है, इससे रस्सी बंधी हुई थी ऐसे, और मैंने यहां से एक बम्प प्रोड्यूस किया। बम्प मतलब मैंने यहां से ये ऐसे एक प्रोड्यूस किया। तो क्या होगा? ये बम्प धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। ये सब चीजें वेव में देखो बहुत मजा आएगा। ए ऐसे, थोड़ी देर बाद ये बम्प और आगे चला जाएगा, ए ऐसे, और जाके दीवार में लड़ेगा। इसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सब अभी आज नहीं, आज अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या चीज आगे बढ़ी, डिस्टरबेंस। ये रोप अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मस्त थी, पर धीमे धीमे रोप का हर पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ता गया। देखो इस पार्टिकल ने इक्विलिब्रियम को छोड़ा,
ऊपर चला गया, फिर ये वापस आ गया, देखो ये पार्टिकल वापस आ गया, फिर इसके बाद वाला पार्टिकल ऊपर गया, फिर ये वापस आ गया, फिर इसके बाद वाला पार्टिकल ऊपर गया। तो इट इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स बट पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। क्या ये पार्टिकल कहीं गया? जैसे मान लो ये रस्सी थी ना, इस रस्सी पे इस जगह पे मैंने एक लाल कलर का, एक रेड कलर का टेप लगा दिया, यहां पे रेड कलर कर दिया, ऐसे सोच लो। अब मैंने ये बम बना के छोड़ा, क्या ये रेड टेप कहीं आगे जा रहा है? इमेजिन, क्या ये रेड टेप कहीं आगे जा रहा है? नहीं, ये रेड टेप वहीं पे लगा हुआ है जहां लगा था। मतलब ये पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इसके बगल वाला ऊपर गया नीचे आया, फिर इसके बगल वाला ऊपर गया नीचे आया, पर पार्टिकल ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। ये मत कहना कि पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल मूव करते हैं भाई, मूव तो कर ही रहे हैं, पर पार्टिकल ऑसिलेशंस करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेशंस। पार्टिकल्स ऑसिलेट। कई बार तो पार्टिकल होते ही नहीं, बिना मीडियम के भी कहानी हो जाती है, वो भी समझेंगे हम, वो 12th क्लास का टॉपिक है, थोड़ा बहुत बात करेंगे। पार्टिकल्स ऑसिलेट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। क्या है वेव? ये क्या हो क्या रहा है सर? क्या चीज ट्रेवल कर रहा है? एक्चुअल में क्या चीज जा रही है अंदर बच्चों? असल में एनर्जी ट्रैवल कर रही है। असल में एनर्जी ट्रैवल कर रही है। वेव एनर्जी है, अपने दिमाग में डालो, कॉपी में लिखो। वेव क्या है? वेव एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है। वेव एनर्जी है जो ट्रैवल कर रही है। कई किताबें ये भी बोलती हैं कि वेव मोमेंटम है, वेव मोमेंटम है जो ट्रैवल कर रहा है। ये भी सही है, गलत नहीं है, दोनों सही है। वेव एनर्जी है जो ट्रैवल कर रहा, वेव मोमेंटम है जो ट्रैवल कर रहा, वेव डिस्टर्बेंस है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन जो ट्रैवल कर रहा। क्या चीज वेव में आगे जा रही है? एनर्जी। पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। क्लियर हो गई बात? छोटी सी बात थी, बम्प से समझ में आ गया, एकदम क्लियर अभी ये बात। अभी डेप्थ में चलेंगे, अभी ऊपर समझ में आया, बहुत बढ़िया। नोट कर लें, इतना छोटी सी बात है, थोड़ी बहुत क्लियर है। अच्छा, एक चीज ये भी देखो कि पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन अलग अलग है। देखो ये डायरेक्शन किसका हुआ यहां पे? ये डायरेक्शन है किसका? वेव के मोशन का, है ना, मतलब एनर्जी के मोशन का, मतलब मोमेंटम के मोशन का, है ना। और जो डिस्टरबेंस है उसका मोशन कुछ अलग तरह से हो रहा है। मैं पार्टिकल नहीं बोलूंगा बार बार, जो डिस्टरबेंस है, देखो डिस्टरबेंस ऐसा है, जुम 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 जुम, उसका मोशन अलग चल रहा है। दिस इज द मोशन ऑफ डिस्टरबेंस, ऐसे मोशन ऑफ डिस्टरबेंस। क्या सर डिस्टरबेंस का मोशन और वेव का मोशन सेम डायरेक्शन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई मना ही नहीं है, पर हैं दोनों अलग अलग चीजें, हैं दोनों अलग अलग। जब मैं बोलूं कि पार्टिकल की क्या स्पीड है, तो वो वेव की स्पीड नहीं होगी। बात समझो। पार्टिकल जुम 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 कर रहा और वेव ऐसे आगे जा रहा, ये वेव की स्पीड है। ये जो बम जूम, ये वेव की स्पीड है, और ये टुक 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 टुक, ये पार्टिकल की स्पीड है। दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। फील आ रही है बात? जो डिस्टरबेंस की स्पीड है, जो वेव की स्पीड है, दोनों अलग अलग। सर डिस्टरबेंस क्यों बोल रहे हैं, पार्टिकल क्यों नहीं बोल रहे? मतलब क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ही ऑसिलेट करे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़े, मतलब अपनी वैल्यू को छोड़कर ऊपर नीचे ऑसिलेट करे, ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस हो, और वो क्वांटिटी मीडियम में आगे बढ़ते हुए ऑसिलेट करती जाए, तो हम बोलते हैं वेव। जरा समझो, जरूरी नहीं कि डिस्टरबेंस, मतलब डिस्टरबेंस किस फॉर्म में हो सकता है? डिस्टरबेंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, पहली चीज तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही ज्यादा पढ़ते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ y की वैल्यू 0 है, फिर प्लस a हुई, और पूरा अगर ऐसे मैं कर दूं इसको ऐसे जुम जुम जुम, तो प्लस a फिर माइनस a सब होगी। और क्या हो सकता है बच्चों? हो सकता हो यहां पे प्रेशर वेरिएशन है। अब साउंड वेव जब पढ़ेंगे ना, उसमें प्रेशर वेरिएट करता है जगह जगह, कि जगह पे प्रेशर ज्यादा, फिर उसी जगह पे प्रेशर कम, फिर ज्यादा फिर कम। तो क्या हो रहा है? प्रेशर डिस्टरबेंस हो रहा है। हो सकता हो डेंसिटी वाइब्रेट करे, ये भी साउंड के वेव्स में होता है कि डेंसिटी कभी कम हुई इसी जगह पे, कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। हो सकता हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करे,
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो। ये किस में होगा? लाइट की वेव्स में। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंट्रोडक्शन है सब, आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जरूरी नहीं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो सकता हो पार्टिकल ही ना हो भाई साहब। बिना पार्टिकल के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपनी वैल्यू चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाए। क्लियर है? नोट करें। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओ, मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3 4 5। तुम तो ठहरे परदेसी। वेव्स क्या है? वेव एनर्जी का ट्रैवलिंग है। वेव एनर्जी का ट्रैवलिंग है। कोई क्वांटिटी होगी जो अपनी वैल्यू लगातार चेंज करेगी और वो चेंज आगे बढ़ता जाएगा, वो चेंज आगे बढ़ता जाएगा, उसको हम वेव कहेंगे। वेव का मकसद क्या है? वेव का मकसद है एनर्जी को ट्रैवल कराना, मोमेंटम को ट्रैवल कराना। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेव। अब ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, मैं बहुत छोटे में पढ़ाऊंगा, ये आप किताब से देख सकते हैं, सब बहुत ही बोरिंग। टाइप्स ऑफ वेव मैं जनरली बता देता हूं ऊपर से। देखो, 2 तरह की वेव्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि मीडियम है कि मीडियम नहीं है। 2 टाइप्स ऑफ वेव, एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और एक को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। इट्स मैकेनिकल सर, नॉट मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव, देखो मैकेनिकल वेव उसको बोलते हैं which requires a medium, जिसको मीडियम का जरूरत हो। जैसे साउंड वेव, हम आपसे तभी बात कर सकते हैं जब इस रूम में एयर हो, वाटर हो, कुछ हो, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलता है, पर वैक्यूम में साउंड नहीं चलता। ठीक है, स्पेस से जाके चिल्लाओ फिजिक्स वाला वेव लेक्चर बनाओ तो हमको अर्थ में सुनाई नहीं पड़ेगा। विच रिक्वायर्स अ मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपनी साउंड वेव हो गई, साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, और नॉन मैकेनिकल का दूसरा नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम है? दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉन मैकेनिकल होती क्या है? विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, जिसको मीडियम की जरूरत ना हो। इनसे बोले वैक्यूम में चलोगे? हाँ चलेंगे, ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं। जैसे रोशनी है ना, सन से यहां तक रोशनी आती है, वैक्यूम के थ्रू आ जाती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका एक सवाल होगा, इसमें क्या चीज ऑसिलेट करती है? पार्टिकल तो है नहीं, तो वो क्या वाइब्रेशन है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका क्लास 12th का टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स आपको वहां पे पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स में वाइब्रेट कर रही, ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड मान लो जेड में वाइब्रेट कर रही, जुम 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 जुम, तो वेव चलेगी एक्स डायरेक्शन में। ये वेव का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में वाइब्रेट की, मैग्नेटिक फील्ड जेड में वाइब्रेट की, तो वेव चलेगी इन एक्स डायरेक्शन। सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन की प्रूफ करो ये ट्रांसवर्स है, मतलब प्रूफ करो ये परपेंडिकुलर, सब पूरा 12th में है। अभी के लिए समझो कि इसमें 2 क्वांटिटी लगातार वेरिएट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और सच्चाई बताऊं तो दोनों एक ही चीज होती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी तो मैग्नेटिक करेगी, और मैग्नेटिक के वाइब्रेशन से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, वो चलता जाता है मीडियम में, बिना मीडियम के भी। तो विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम आर नॉन मैकेनिकल, विच रिक्वायर मीडियम आर मैकेनिकल। जनरल डेफिनेशन एकदम सिंपल सी। ठीक है, विच रिक्वायर्स अ मीडियम मैकेनिकल, डू नॉट रिक्वायर नॉन मैकेनिकल। अब ये हमको पूरा 11th में यही पढ़नी है अभी। ठीक है, 11th में हमको पूरी मैकेनिकल वेव्स पढ़नी है। साउंड वेव हमको पढ़नी है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन स्ट्रिंग। हमको पढ़नी है वेव्स इन एयर कॉलम, वेव्स इन एयर कॉलम। ठीक है, तो ये सभी वेव्स देख रहा हूं मीडियम को ले रही हैं। साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है, पानी में बोलो या हवा में बोलो या सॉलिड के थ्रू बोलो, है ना। स्ट्रिंग मतलब पहले से ही उस पर स्ट्रिंग हो गई तो वो मीडियम हो गया, है ना, सॉलिड। वेव्स इन एयर कॉलम, तो एयर अपने आप में एक मीडियम हो गया जिसमें ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ना है। तो 11th में हमको ये पोर्शन कवर करना है, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। इनके सिवा भी एक वेव होती है जिसके बारे में आप 11th में थोड़ा सा पढ़ चुके हो और 12th में फिर से शायद पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। अब मैटर वेव ना ही मैकेनिकल में आती है ना ही नॉन मैकेनिकल में। ये क्या है? अब ये क्वांटम फिजिक्स वाला कंसेप्ट कि कोई भी पार्टिकल जो चलता है वो वेव जैसा होता है। पढ़ा था हमने डी ब्रोय हाइपोथेसिस, डी ब्रोय हाइपोथेसिस पढ़ा था।
डी ब्रोए हाइपोथेसिस, इन्होंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन वगैरह वेव भी होते हैं, पार्टिकल भी, पढ़ा होगा ना ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह, कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वेव जैसा भी बिहेव करता है, तो इसको हम पार्टिकल वेव्स बोलते हैं, मैटर वेव इसीलिए नाम है पार्टिकल वेव। इनको मीडियम की जरूरत नहीं, ये खुदे वेव है, पार्टिकल खुदे वेव बन गया। ठीक है, अगर इसको पढ़ना है तो यूट्यूब पे टाइप कर लेना डी ब्रोए हाइपोथेसिस फिजिक्स वाला, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर मिलेगा, वरना नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा अपना, तब वहां पे हम मॉडर्न फिजिक्स में, कहां पे मॉडर्न फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैटर वेव, इनका इन दोनों से कोई लेना देना, ये अलग कहानी चल रही है अपनी, ये क्वांटम फिजिक्स की कहानी है। ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स की कहानी है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्लियर है? क्लासिकल मतलब एकदम जो तरीके हैं नॉर्मल है, ये मतलब इरैशनल सी चीज, कुछ नई सी चीज आई है। क्लियर है? ये सब नोट कर लिया? मिटा दूं इसको, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, इसमें ये देखो, ये जो वेव मोशन है ना, ये एनर्जी का मोशन होता है। जब भी कोई बोले कि वेव ऐसे मूव करी, तो सोचना मत क्या मूव कर रहा है, एनर्जी मूव कर रही है। जब भी कोई बोले वेव ऐसे मूव कर रही, क्या मूव कर रहा है? एनर्जी, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल नहीं। लिख लिया? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे तुम तो ठहरे पर, मिटा दो सी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव को ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं या कैसे डिस्टर्बेंस का शेप कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ डिस्टर्बेंस, किस तरह का डिस्टर्बेंस है, इसके बेसिस पे भी वेव्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। सुन रखा होगा आपने, बड़ा फेमस है ये भी, ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इनका मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है। देखो ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करे, पार्टिकल, प्रेशर, जो भी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी डिस्टर्बेंस है, वो वाइब्रेट करे या ऑसिलेट करे इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। देखो वेव ऐसे चल रही, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा, जो भी डिस्टर्बेंस है वो ऐसे, यानी इनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, द डिस्टर्बेंस ऑफ एनीथिंग, एनी क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। एग्जांपल वेव ऑन स्ट्रिंग, एग्जांपल वेव्स। अब मैं बोल रहा हूं ना, इसका मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, अब देख रहे हो, यूं यूं यूं, पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वेव जूम आगे। तो ये हमको पढ़नी है, अपने सिलेबस बहुत है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग भरा हुआ है, हमको पढ़ना है। जूम 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 जूम, पार्टिकल जूम 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 जूम, वेव जूम। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट की, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट की, और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर चली, वेव मोशन। ठीक है, ये v वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी बनाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड y में वाइब्रेट, मैग्नेटिक फील्ड z में वाइब्रेट, और वेव दोनों के परपेंडिकुलर x डायरेक्शन में चल पड़ी। ठीक है, तो ये तो अपने को 12th में पढ़ना है, ट्रांसवर्स नेचर, इसकी प्रूफ भी आता है कि प्रूफ करो ये चीज। अच्छा, अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों ऐसी वेव जिसमें जो डिस्टर्बेंस हो उसका वाइब्रेशन और जो वेव मोशन हो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, यानी इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यहां पे कैसे थे, परपेंडिकुलर, यहां पे कैसे हैं, पैरेलल है। ये समझ में आया? वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एग्जांपल भी देखते जाओ। देखो फील लो, वेव में अगर फील नहीं आया तो वेव फिर से सर के ऊपर से चला जाएगा, जैसे 9th में चला गया था। दिल का हाल सुनी दिल वाला, है ना, वेव नहीं आता था। तो ये देखो पार्टिकल्स ऊपर नीचे और वेव आगे की तरफ जा रही। अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल में जो वाइब्रेशन है, मैं ये नहीं कह रहा पार्टिकल का, जो भी वाइब्रेशन है वो जुम 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 जुम, और वेव भी जुम 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 सीधा जा रही है। जैसे साउंड वेव, जैसे साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर एक बढ़िया एग्जांपल हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का। भाई क्या होता है एयर के पार्टिकल्स में, जब हम बोलते हैं तो डुम, हमने वैसे बोला बा, तो ये बा गया आगे वाले पार्टिकल को मारा,
एयर के पार्टिकल को, एयर के पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को मारा, ठीक है, वो पार्टिकल आगे गया, फिर उसको मारा, फिर सब पार्टिकल पास आ गए, ठीक है। प्रेशर का वेरिएशन होता है, डेंसिटी का, है ना, जिसको हम पढ़ेंगे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, सुन रखा होगा। साउंड वेव का एक अलग से पूरा भी कहानी आएगा वेव के अंदर। आज तो जनरल इक्वेशन आएगी ना, ये पूरी कहानी है कि क्या होता है इसके अंदर, बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। क्या होता है जब हम बोलते हैं ना, जैसे ब बोला, तो ये पार्टिकल इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, सब चिपक गए, ठीक है। अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर किसी चीज को दबाओगे तो वापस खुलना चाहेगी, तो वापस खुलती है। तो ये बना कंप्रेशन, फिर ये बना रेयरफैक्शन, उसी जगह पर, उसी जगह पे। अब जब ये खुलेगा ना, तो ये आगे वाले पार्टिकल को मारेगा ऐसे खुलते हुए, जूम धम, इसको दबा देगा। अब ये दब गया, ये दब गया, यहां क्या हुआ, कंप्रेशन। फिर ये खुलेगा, जूम, फिर ये इसको दबा देगा। यहां पे अब क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। ये क्या हो गया, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन दबने को, रेयरफैक्शन खुलने को। वाह, कंप्रेशन, जूम, खुला, बगल वाले को दबा दिया, कंप्रेशन, और ये खुल गया, रेयरफैक्शन। फिर बगल वाला खुला, अपने बगल वाले को दबाया, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन ट्रैवल करते जाते हैं। और वाइब्रेशन देखो ऐसा है, जिधर वेव ट्रैवल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दोनों के लिए हम इक्वेशन सेम यूज करेंगे भाई साहब, दोनों के लिए हम इक्वेशन सेम यूज करेंगे। बात ये होगी इसमें जो भी वाइब्रेशन होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे जैसे वेव का डायरेक्शन है। क्लियर है। एक छोटी सी बात और बताई जाती है कि साहब कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है इनको थोड़ी सी रिजिडिटी चाहिए होती है, रिजिडिटी चाहिए होती है थोड़ी सी, मतलब इनको इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल। तो रिजिडिटी इनको कहां मिलती है, रिजिडिटी इनको सॉलिड में मिलती है, इनको लिक्विड सरफेस पे मिलती है। तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव कभी भी आपको गैसेस में देखने को नहीं मिल सकती। आई रिपीट, ट्रांसवर्स वेव आपको गैसेस में देखने को नहीं मिलेंगी, सॉलिड्स में मिलेंगी, और लिक्विड में भी नहीं मिलेगी। लिक्विड की सिर्फ सरफेस पे। आपने पढ़ा है कि लिक्विड का जो सरफेस होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है, नहीं पढ़ा है, सरफेस टेंशन। लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा होता है, मेम्ब्रेन मतलब सॉलिड जैसा कुछ कुछ। तो लिक्विड के सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी थोड़ी सॉलिड जैसी होती है, थोड़ा थिक होता है। तो इसलिए लिक्विड का सरफेस और सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव आपको मिलेंगी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको हर जगह मिल सकती है, इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स, इन गैसेस। इनकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, इन सॉलिड्स, इन लिक्विड, इन गैसेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्लियर हो गया। दोनों को नोट कर लें, कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। इन विच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, सब छोटी छोटी बातें। अच्छा, एक चीज और है, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, दोनों का एग्जाम्पल है। रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, है ना, पानी के लेयर पे, सरफेस पे रिपल्स बनना। रिपल्स देखा है, ऐसे हम पत्थर डालते पानी में, छपाक छपाक, ये जो होता है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी होती है, ट्रांसवर्स भी। भाई वाटर के सरफेस पे है तो ट्रांसवर्स को होने का मौका मिला, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल क्यों होती है, लॉन्गिट्यूडिनल क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के वाइब्रेशन देखे गए। अब ऐसे एक पत्थर डालो पानी में, छपाक, तो ऐसे जूम, ऐसे लेयर आगे बढ़ती है, तो काफी हद तक देखने में ट्रांसवर्स लगता है ना, देखा होगा रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, ऐसे जूम 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 ऐसे आगे जाता जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल से पानी ऐसे ऊपर भी आता है थोड़ा सा, और ये ऊपर वाली चीज बढ़ती जाती है, तो बम्प जैसे जैसे मैंने बम्प दिखाया था, तो वो ट्रांसफर्स हुआ। और साथ में वाइब्रेशंस ऐसे भी हो रहे हैं, अंदर अंदर पार्टिकल्स ऐसे, भाई लिक्विड सरफेस के थोड़ा सा नीचे देखो, पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब रिपल्स ऑन वाटर सरफेस आर ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल। क्या वेव की इक्वेशन पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल होने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, बच गए। वेव्स की इक्वेशन पे चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडिनल हो, हम सेम तरह की इक्वेशन लगा सकते हैं। बस बात यह है कि वाइब्रेट क्या चीज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेट कर रहा है, प्रेशर वाइब्रेट कर रहा है, डेंसिटी वाइब्रेट कर रही है, कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, ये देखना पड़ेगा। क्लियर है। इक्वेशन में, मैथ्स में कोई खास फर्क नहीं आएगा, डायरेक्शन में फर्क है। यहां तक बातें क्लियर है, मजा आ रहा है, मिटार दे, मजा आ रहा है वेव्स में, रब कर दें इसको, ओके। तो भाई साहब ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं घुसने को इसी में घुसा रहा हूं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, अभी नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये सब आप किताब से देख भी सकते हो और सब जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये सब जब आएगा धीमे धीमे टॉपिक तो साथ साथ में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्या जहां से सवाल आने वाला है आज के क्लास से, जहां से आया हुआ है आईआईटी में एक बार, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो यार वेव में पता है हम किस चीज की इक्वेशन लिखते हैं?
हम हमेशा डिस्टरबेंस की इक्वेशन लिखते हैं, हम हमेशा पार्टिकल की इक्वेशन लिखते हैं, है ना। जैसे वेव की इक्वेशन में क्या होता है, कोई एक क्वांटिटी होती है, सम क्वांटिटी जो कि ऑसिलेट कर रही होगी, जो अपनी वैल्यू चेंज कर रही होगी और वही ऑसिलेशन आगे बढ़ रहे होंगे। तो कोई क्वांटिटी होगी जो ऑसिलेट कर रही होगी, लेट दैट क्वांटिटी बी वाई। अब ये भी आईआईटी एक बार पूछ चुका है कि वाई क्या क्या हो सकता है। तुम बताओ खुद से वाई क्या क्या हो सकता है। क्या वाई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? आंसर है यस हो सकता है। क्या वाई प्रेशर हो सकता है? आंसर है यस। साउंड वेव्स में देखोगे वाई प्रेशर निकलेगा। क्या वाई डेंसिटी हो सकती है? बिल्कुल, साउंड वेव्स में डेंसिटी। अभी बताया ना, साउंड वेव्स कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, बोला दब गया तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई प्रेशर बढ़ गया, घट गया। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये किसमें होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे। तो एक बार जेईई में पूछा था कि क्या हो सकता है, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी डी दिया था, तो सब कुछ हो सकता है वाई इन वेव इक्वेशन। तो कोई क्वांटिटी वाई ऑसिलेट करेगी, ठीक है। अब अपन 11th में क्या पढ़ना है हम लोग को? वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ना है और साउंड वेव्स पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। तो पहले वेव्स ऑन स्ट्रिंग से सारी चीजें समझाऊंगा, सबसे आसान वही होता है। मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और ये वही रस्सी वहां बंधी हुई है और रस्सी मेरे हाथ में, और इस बार मैं पूरा बम्प बना रहा हूं ऐसे ऊपर नीचे, जुम 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 जुम। ये जो मैं ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं, यही ऑसिलेशंस आगे जा रहे हैं। पहले यहां बना होगा ऑसिलेशन, फिर मैंने एक और बनाया तो ये वाला आगे चला गया, नया आ गया, फिर एक और बनाया, तो इस तरह से करते 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 मैंने खूब ढेर सारे ऑसिलेशंस बना दिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या चीज है ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लिया मैंने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैंने वेव ऑफ स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है और मैंने बोला है कि टाइप ऑफ वेव चेंज होने से वेव की इक्वेशन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटीज चेंज होंगी सिर्फ। अच्छा, तो इधर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और इधर डिस्टेंस। अब मैं तुमसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यानी कि जो वाई है, ये पार्टिकल देखो ऊपर नीचे ऊपर, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे, उसके आगे वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा? क्या वाई डिपेंड कर रहा एक्स पे? सोच के बताओ, क्या वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा? बिल्कुल, मैंने कहा तुम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताओ, तुम कहोगे सर किस पार्टिकल का? पहला वाला पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है, उसके बाद वाला नीचे जा रहा है, उसके बाद वाला फिर ऊपर जा रहा है, और कोई तो अपनी मीन पोजीशन पे, ये पार्टिकल मीन पे, ये मीन पे। मतलब जब आपसे हम बोलेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताओ, तो सबसे पहले आप पूछोगे सर यहां तो हजारों पार्टिकल हैं इस रोप के ऊपर, किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट? तब मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का। तो आप यहां से x इज इक्वल्स टू 2 आगे चलोगे, कहोगे हाँ अब हम बता सकते हैं। पर एक मिनट सर, ये x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी y x पे भी डिपेंड करेगा और t पे भी डिपेंड करेगा। भाई पहली चीज तो पूछा कौन सा पार्टिकल, पहुंच गया पार्टिकल पे। अब मैंने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुम कहोगे सर वो रुका थोड़ी ना है, वो तो कभी यहां रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो आप मुझे बताओ कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कहां पे है? तब आप कहोगे अब फिक्स हुई कहानी। 2 सेंटीमीटर दूर जाओ, घड़ी देखो, जैसे ही 2 सेकेंड सारे ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर ऊपर को है, सर ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे रुका हुआ है, सर ये पार्टिकल मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर नीचे है। अब बता सकते हैं, यानी y डिपेंड करेगा x पे कि किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, किस जगह पे रोप का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, और दूसरा टाइम पे कि कब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, किस समय पे वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ भी चेंज हो रहा है। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना? दिख रहा है ना? पार्टिकल क्या कर रहा है? जुम 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 एसएचएम करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सिलेबस में पार्टिकल एसएचएम करेगा, पर सभी वेव्स के अंदर, फिर से सभी वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स का मोशन हो वो सिंपल हार्मोनिक हो, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो y डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ x, t, यानी वेव की इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिखने वाले हैं,
एक x और एक t। जब x और t निर्धारित होंगे, कन्फर्म होंगे, तभी ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकलेगा। तो x और t। अब हो सकता हो जो पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर हो सकता हो ना हो। सभी वेव के अंदर पार्टिकल एसएचएम करेंगे जरूरी नहीं है। हमारे सिलेबस में 99% 100% मान लो, आज का लेक्चर छोड़ दो, हमेशा जितने भी वेव्स देखोगे उसके अंदर जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशंस दिखेगा, प्रेशर का, डेंसिटी का, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो ऑसिलेशंस दिखेगा वो भी एसएचएम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन आएगी A sin ओमेगा t, E नॉट sin ओमेगा t, B मैग्नेटिक फील्ड की B नॉट sin ओमेगा t, प्रेशर की P नॉट cos ओमेगा t, सब एसएचएम में आएगी। यानी एसएचएम बहुत जरूरी है। समझ रहे हो जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो कैसे हैं? सिंपल हार्मोनिक। वेव इज अ कलेक्शन ऑफ एसएचएम। एसएचएम में एक पार्टिकल पढ़ रहे थे, यहां हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। पहला वाला भी एसएचएम कर रहा है, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, सब एसएचएम कर रहे हैं। बट हमेशा एसएचएम हो जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x, t। नोट कर लें। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? धीमे धीमे चल रहा हूं क्योंकि वेव इमेजिन कम होता है। चले मिटार दें 1 2 3 4 5। चलो। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी। अब देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, t। यानी अगर हम ये लिख दें, सुनो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3t स्क्वायर, तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t आ तो रहा है। या हम ये लिख दें y इज इक्वल्स टू 2xt स्क्वायर प्लस x बाई t। हाँ, तो क्या ये वेव की इक्वेशन है? ये जो पूरा फंक्शन है ये x और t का है, क्या ये वेव की इक्वेशन है? नहीं, सभी फंक्शन जो x और t के होते हैं वो वेव की इक्वेशन नहीं होते हैं। यानी एक कंडीशन आएगी। ये समझ में आया कि y किस पे डिपेंड करेगा? x और t पे। मैं कुछ भी y की इक्वेशन लिख दूं तो वो वेव बन जाए ये जरूरी नहीं है। कंडीशन फॉर वेव मोशन, कंडीशन फॉर वेव मोशन। अब आपको दिख रहा है कि y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और t पे। तो एक कंडीशन मेरे पास लिखी गई है, del 2y बाई del t स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ del 2y अपॉन del x स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और उसको भी कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार, डबल डेरिवेटिव। y को 2 बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान के, पार्शियल डिफरेंशिएशन x को कांस्टेंट माना, फिर y को 2 बार डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, तब टाइम को कांस्टेंट मान लो। और अगर इन दोनों का ऐसा कोई रिलेशन बना ले जाओ कि यहां पे कोई कांस्टेंट k, अब ये वो कांस्टेंट एसएचएम वाला नहीं है, ये वो कांस्टेंट एसएचएम वाला नहीं है। मेरी बातें सुना करो। बस कंडीशन इतनी है, k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इतना तुम कर ले जाते हो बस। Is it the sufficient condition to prove that the given equation is wave? Approximately। साथ में एक बात और जोड़ी जाती है, y should be defined for all values of x and t। x और t की कुछ भी वैल्यू हम यहां रख दें, y डिफाइंड हो। जैसे इसमें देखो, अगर t की वैल्यू 0 रख दो तो y डिफाइंड नहीं होगा। इस वाले में देखो, t की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो x अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी इनफाइनाइट। पार्टिकल इनफाइनाइट चला गया तो ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में तो इनफाइनाइट क्या, नॉट डिफाइंड होता है एनीथिंग डिवाइड बाई 0। तो दो कंडीशन है, एक तो del 2y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ del 2y बाई del x स्क्वायर। और ये k एसएचएम वाला k नहीं है, अपना एक कांस्टेंट है कोई, k इज सम कांस्टेंट, k इज सम कांस्टेंट, k इज सम कांस्टेंट। और कंडीशन है k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इसको सेटिस्फाई करने के बाद एक छोटी सी कंडीशन और देखनी है, क्या कि y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। मिटा दें इसको। अभी मैं और इजी बताऊंगा, अभी डिफरेंशिएट करना भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा, बिना डिफरेंशिएट किए देख के समझ में आ जाएगा ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है। अभी के लिए इतना नोट करें, दिस इज द कंडीशन फॉर वेव मोशन। इज इट द कंडीशन फॉर एसएचएम? नो। इज एसएचएम अ वेव? नो।
Is SHM a wave? No. Is SHM a wave? No. Let me prove it to you. Let me prove it to you. कंडीशन लिख ली है, चलो चलो चेक करो कि ये वेव है कि नहीं. y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. किसकी इक्वेशन लिखी है मैंने? सिंपल हार्मोनिक मोशन की. चेक करो कि ये SHM है या नहीं. चलो तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, तो पहले डेल वाई बाई डेल टी निकाले, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा. फिर इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करें, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, कॉस का माइनस साइन और एक ओमेगा बाहर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. पकड़ पा रहे हैं ना सब? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी से एक ओमेगा बाहर आया. चलो ये तो आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा इसके बाद दूसरी तरफ क्या है? डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर. तो डेल वाई बाई डेल एक्स करें, इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. यहां x का टर्म ही नहीं है, यानी x के लिए तो ये पूरी चीज क्या है? कांस्टेंट. जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो t कांस्टेंट, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट. तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम को तो वो कांस्टेंट दिखेगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा. हाय 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 हाय, यानी k की वैल्यू जीरो लाओ तो काम बन जाएगा. है k की वैल्यू जीरो, जीरो क्या 1/0 लाओ, इधर जाके मल्टीप्लाई हो, मतलब ये ट्रू नहीं है. x का एक्सप्रेशन होना ही होना चाहिए. देखो ध्यान से ना, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और है, प्रूफ नहीं हुआ. यानी SHM इज नॉट अ वेव. क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? आज से याद रखोगे. कई बच्चे बड़ा गंदा मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि यही वेव है. अरे ये वेव नहीं है. हाँ होता क्यों है? क्योंकि SHM का ग्राफ देखने में ऐसा बनता है, जुम जुम जुम, कहते हैं ये वेव है ना. तो पार्टिकल का ग्राफ है टाइम के साथ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा. SHM इज नॉट अ वेव. और अच्छे से पढ़ो, SHM इज नॉट अ वेव. क्लियर है? SHM एक पार्टिकल की कहानी है, ऑसिलेशन की. वेव हजारों पार्टिकल का SHM हो रहा है. क्लियर हो गया? मिटा दे. अच्छा अब देखो अपने सिलेबस में बार बार कौन सी वेव इंकाउंटर होने वाली है, चलो उसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं, है ना. मतलब हजारों बार आपको वेव जो मिलने वाली है अपने सिलेबस में वो ये है. ए मिलेगी y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स. मैं माइनस के एक्स ले लूं, ये मिलने वाली है अपने सिलेबस में हम लोग को बार बार. y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इसको हम बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव. आगे लेक्चर्स में पढ़ना है. मतलब ये ऐसी वेव है ना जिसके अंदर पार्टिकल SHM कर रहे हैं. मैंने बोला था ना कि हर वेव के अंदर पार्टिकल SHM करे, ये जरूरी नहीं है, पर आपके सिलेबस में मैक्सिमम में करेगा. तो ये वही वेव है जिसके अंदर पार्टिकल SHM कर रहा है. चलो पहले देखें वेव है कि नहीं, है ना. ऐसे कैसे? चलो तो पहले डेल वाई बाई डेल टी, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो a साइन की जगह हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. फिर घुस के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ओमेगा टी से बाहर आ जाएगा ओमेगा, और के एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो. बाई टाइम के लिए x वाला वेरिएबल कैसा है? कांस्टेंट. ये सब चीजें समझ में आ रही है ना. टाइम के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू कैसी होगी उसके लिए? कांस्टेंट. इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, डबल डिफरेंशिएशन, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर. फिर से डिफरेंशिएट किया, सो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. और टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अंदर घुस के तो ओमेगा बाहर आएगा. ये हो गया. चलो अब RHS की बात करते हैं. डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल टू वाई, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकले, डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स. इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ से बाहर आ जाएगा के. फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करें, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस के ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के एक्स से बाहर आ जाएगा. अच्छा एक चीज़ गलती हो गई, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर माइनस के आएगा. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a साइन की जगह a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको अंदर घुस के डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जीरो और के एक्स से बाहर आएगा माइनस के. ठीक है. फिर दूसरा डिफरेंशिएट किया तो माइनस के पहले से था, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा. बोला सही कर रहा हूं? यहां तक सही है. साइन का डिफरेंशिएशन cos, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जीरो, के एक्स का माइनस के. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो के ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. फिर अंदर ग्रुप से डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा टी का जीरो, माइनस के एक्स का माइनस के फिर आएगा, तो माइनस के स्क्वायर. ये हो गया. अब चेक करो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है. चेक किया जाए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. ये के वो के अलग है ना, टेंशन मत लो.
चलो एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो शायद कुछ कहानी समझ में आए। del 2y बाई डेल टी स्क्वायर डिवाइड बाई del 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं चलो दोनों को। तो यहाँ से इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल, ए बी कैंसिल, माइनस माइनस बी कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये बचेगा। ध्यान से देखो, इसको इससे डिफरेंशिएट डिवाइड कर दिया, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल कैंसिल, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी del 2y बाई डेल टी स्क्वायर, del 2y बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर del 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड हेंस वी कैन प्रूव दैट दिस इज अ वेव। अब इत्तेफाक से ये वही वेव है जिसके अंदर सारे पार्टिकल ऐसे चंबी कर रहे हैं, पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो सर ऐसे ही चेक करना है हर बार? हाँ, ऐसे डिफरेंशिएशन कराओगे सर, ऐसे पढ़ाओगे सर? नहीं, इसके लिए एक शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो। क्या शॉर्टकट होगा बताते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, एक कर लो कम से कम, है ना, एक तो कर लो। ऐसे प्रूव किया जाता है वेव, ठीक है, ठीक है। ये जो है ना, ये वेव की वेलोसिटी होती है, यहां पे जो ये के आता है ना, ये वेव की वेलोसिटी का स्क्वायर होता है असल में, जिस के इज स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। इत्तेफाक है, हो जाता है, आगे पढ़ेंगे। दिस के इज कांस्टेंट तो है ही है कहने को, बट ये जो के मिलता है ना, दिस इज स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। मैं रिपीट करता हूं, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी बोले तो एनर्जी की स्पीड, जो एनर्जी की स्पीड है उसका स्क्वायर आता है यहाँ पे, जो के होता है, ये एक्चुअल में वेव की स्पीड है, उसका स्क्वायर है। नोट कर लें पहले, ये वेव बहुत देखनी है अपने को, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, प्लस के एक्स माइनस के एक्स, ये सब बहुत मिलना है अपने को। साथ में प्लस फाई आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, सब बहुत मिलेगा। मिटा दे, ओके। So what I am going to tell you now, that you don't have to differentiate this as many number of time as I have done, and you don't have to do this process again and again and again. Okay? So what you can do कि मैथ्स लगाएंगे हमने मैथ्स लगाई, हमने कहा ये साहब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये साहब क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। इस इक्वेशन का जब हमने मैथ्स लगा के सॉल्यूशन निकाला तो वो आता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का हो, y इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, एक्स की पावर 1 हो, टी की पावर 1 हो, उनके साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हो ना जुड़ा हो, 1 1 हो सकता हो, ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 1 हो, ये कांस्टेंट है, ए एंड बी कांस्टेंट्स। कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई वेव कोई इक्वेशन लिखी है, y का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लिखा है, कोई डिस्टर्बेंस लिखा है, ऐसे समझ लो, तो वो वेव होगा। जैसे देखो y इज इक्वल्स टू ए साइन, असल में फंक्शन क्या था, ए एक्स और बी टी, बीच में माइनस लगा है, प्लस माइनस का दिक्कत नहीं, एक्स की पावर 1 टी की पावर 1, तो ये वेव होगा। साथ में ये चेक करना पड़ेगा, बट y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, ये भी चेक करना पड़ेगा। इसमें चेक करो, ध्यान से देखो, अगर पहले तो ये समझ, यहां तक समझ में आया कि अगर अब जनरली हम इजीली कैसे चेक करेंगे, बार बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे y इज इक्वल्स टू एफ ए एक्स प्लस, अगर इस फॉर्म में साइन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो, टेन के अंदर हो, लॉग के अंदर हो, ई की पावर एक्स के अंदर हो, कहीं पे भी हो, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर कहीं पे दिखाई पड़ता है तो हम मानेंगे वेव है, प्रोवाइडेड साथ में ये भी सेटिस्फाइड हो। y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। जैसे यहां पे देखो, ओमेगा टी माइनस के एस की जो भी वैल्यू कर लो, 0 कर लो, नेगेटिव कर लो, पॉजिटिव कर लो, इंफिनिटी कर लो, माइनस इंफिनिटी कर लो, भैया साइन के अंदर कुछ भी डालोगे, बाहर -1 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी, मतलब y विल बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। तुम कुछ भी डाल लो, इसको 0 कर दो, साइन 0 की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ गई, तुम इसको इनफाइनाइट कर दो। अरे साइन के अंदर तुम कुछ भी डालोगे ना, उसका डोमेन जो होता है, साइन का जो डोमेन होगा, है ना, डोमेन नहीं, साइंस की जो रेंज होती है, रेंज कहां से कहां तक फंक्शन आता है साइन का, वेरी सॉरी, रेंज, वो -1 से 1 के बीच में होगा। इसके अंदर कुछ भी डाल दो तो y कैन विल ऑलवेज बी डिफाइंड बाय साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, क्लियर है, तो दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। तो अब ये चेक करेंगे और वो डिफरेंशिएट वाला छोड़ देंगे।
मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पहले करके दिखा दिया, आएगा, टेंशन नहीं लेना है। पर अब इसको चेक करने की जगह सीधा ये चेक कर लो, अगर इस फॉर्म में है और ये है तो वेव है। मिटार दे, ये हमें आगे खूब पढ़ना है, ठीक है, मिटार दे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम जल्दी जल्दी 2-3 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हम समझ गए आज कैसी मिलेगी, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में मिलेगी, ax प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में। ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो गई हमारे लिए। अब वेव के अंदर सारे पार्टिकल SHM कर रहे हो कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। SHM वाली इक्वेशन बताई ना, a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी, वो वाली जो होती है वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। जो SHM वाली होती है जिसके अंदर सारे पार्टिकल SHM, वो इस फॉर्म में a sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यहां साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब वेव चेक करना है तो एक ये देख लो, और दूसरी चीज साथ में क्या चेक कर लो, y डिफाइंड हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। चलो चेक करो, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू log x प्लस 2t। चेक करो कि ये वेव है कि नहीं है। एक तरीका तो है डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर del 2y बाई del t स्क्वायर, वो एक तरीका था ना। एक तरीका तो ये था अपना del 2y बाई del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ del 2y बाई del x स्क्वायर। इसमें मैंने बताया था ये k क्या है, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी। दूसरा तरीका इससे कंपेयर कर लो सीधा सीधा, क्या ये ax प्लस bt के फॉर्म में है, बिल्कुल है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। और साथ में क्या चेक करो, क्या y डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। ध्यान से देखो, log तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो। log तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर कोई पॉजिटिव, log नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ वेव। भाई हो सकता है x प्लस 2t की वैल्यू 0 से कम आ जाए, और उसके लिए log डिफाइंड ही नहीं है, यानी y इज डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट अ वेव। भले ही इसको सेटिस्फाई तो कर दिया, उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जैसे y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3t, हमसे पूछा ये वेव है कि नहीं, तो देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर देगा ये, है ना, उसी का सोल्यूशन है ये, मतलब ये ax प्लस bt के फॉर्म में तो है। पर ध्यान से देखो, अगर किसी तरह से 2x प्लस 3t की वैल्यू कभी 0 हो गई बाई चांस, तो भाई y तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड। तो ये भी जरूरी नहीं कि ax प्लस bt फॉर्म देख के सीधा आंसर देखना है कि y हर जगह डिफाइंड हो। जैसे कि बड़ा फेमस एग्जांपल है ये रहा, y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x माइनस vt का स्क्वायर, मान लो ये लिखा है, बड़ा फेमस एग्जांपल है, ये वेव निकलता है, ठीक है, ये भी एक वेव फॉर्म है, सिमेट्रिकल पल्स है बहुत अच्छी। y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x माइनस vt का होल स्क्वायर। हमसे पूछा ये वेव है कि नहीं, सोचो भाई, सोचो। यहाँ पे b की जगह इन्होंने v लिख दिया, कोई वेरिएबल दे दिया, ठीक है, अच्छा कोई कांस्टेंट दे दिया, वेव वेलोसिटी असल में वो क्या है, वेव वेलोसिटी, क्या है, वेव वेलोसिटी, आगे मिलने वाला है। खैर हम चेक करते हैं, पहली चीज क्या ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है, हाँ साहब है। दूसरा है ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t के लिए y डिफाइंड। अब सोचो, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लूंगा, x माइनस vt की वैल्यू 0 हो जाए, x माइनस vt की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, x माइनस वीटी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाए, इससे ज्यादा क्या गड़बड़ी करेगा ये, बाकी जगह तो डिफाइंड ही होगा भाई, इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये डिफाइंड होगा, 2 होगी तो डिफाइंड होगा। सबसे खतरनाक चीजें देखिए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई बच्चों, e की वैल्यू माइनस 0 मतलब 0 रहा ना, माइनस 0 का मतलब e की वैल्यू 0, e की पावर 0 का मतलब 1, तो y की वैल्यू 1, y डिफाइंड है, चलो टेंशन खत्म। दूसरा x माइनस वी टी इन्फिनिटी हो जाए, ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, y की वैल्यू 0, डिफाइंड, नहीं समझे, e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या लिखोगे, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिट, 1 बाई इन्फिनिट इज 0, सो y की वैल्यू तब भी डिफाइंड हो गई, 0 हो गई। एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो होगा भी नहीं है ना, अप्रोच करेगा, टेंड्स टू, इसमें ऐसे लिखा जाता है ना मैथ्स की तरह, लिमिट्स टेंड्स टू। और अगर ये टेंड किया माइनस इन्फिनिटी की तरफ,
तो ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, फिर से इन्फिनिटी, फिर e की पावर माइनस इन्फिनिटी। भाई माइनस इन्फिनिटी हो प्लस हो, स्क्वायर हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी यानी 1 बाई इन्फिनिटी, यानी इट विल टेंड टू 0। तो तीनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ax माइनस bt के फॉर्म में है। तो यस, दिस इज अ वेव इक्वेशन। क्या ये हार्मोनिक वेव है? नहीं। हार्मोनिक मतलब a sin kx माइनस ओमेगा टी वाली, ये वो नहीं है, ये हमें पढ़नी नहीं है सिलेबस में, बट ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है। जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, इंटरनेट पे बड़ा ट्रेंड करता है कि x माइनस 2t का होल स्क्वायर, कि ये वेव है कि नहीं। अब 2t लिखो, vt लिखो, कुछ भी लिखो, तो पहले एनालिसिस में लगता है कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ax प्लस माइनस bt को। क्या इसका स्क्वायर करना मना है क्या? नहीं साहब, स्क्वायर सब अलाउड है। अंदर जो दिखे वो ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में हो, x की पावर 1 t की पावर 1 ऐसे जुड़ा हो, इसका इसका स्क्वायर हो, इस पे साइन लगा हो, कॉस लगा हो, इस पे लॉग लगा हो, उस पे कोई मनाही नहीं है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन थी डिफाइंड वाला, बहुत सिंपल है यार। अगर x माइनस 2t यहां इंफिनिटी को टेंड करेगा तो कहानी बिगड़ जाएगी। अगर x माइनस 2t यहां इंफिनिटी को टेंड किया तो कहानी बिगड़ गई। इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, तो y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं। तो दिस इज नॉट अ वेव। देखने में लगता है बच्चों को कि सब वेव है, बच्चों को लगता है सब वेव है, बट दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट अ वेव। क्लियर है? क्लियर है? जैसे देखो एक ये एक्सप्रेशन होता है, बड़ा फेमस है, ये सब बहुत आता है, ये जेई में एक बार पूछ चुका है। y इज इक्वल्स टू, मान लो दे दिया, कुछ भी दे दिया, 2 अपॉन 3x प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस 4। हमसे पूछा ये वेव है कि नहीं, इज दिस अ वेव? ये एक्सप्रेशन बड़ा फेमस है। अब वही है भाई, हम चेक कर लेते हैं क्या ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है? बिल्कुल है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी दिक्कत होती है, चेक करो कि हमेशा डिफाइंड है कि नहीं। इसकी वैल्यू 0 हो जाए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड है। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए कोई दिक्कत, इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी इन्फिनिटी प्लस समथिंग, इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, कोई दिक्कत नहीं। 0 आ रही है y की वैल्यू, डिफाइंड तो है। y इनफाइनाइट ना है यार, y डिफाइंड हो, y 0 आ रहा है, इन्फिनिटी रखो इसको। मान लो 3x प्लस 2t की वैल्यू 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो सब आ रहा है सही आंसर। मान लो 3x प्लस 2t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, स्क्वायर तो लगा ही है, तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 है। तो या दिस इज ऑल्सो अ वेव फंक्शन, बट ये हार्मोनिक वेव फिर से नहीं है। मजा आने लगा? समझ में आने लगा? चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं, मिटा दूं इसको। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है वेव? बहुत बढ़िया। तो वेव की जो भी इक्वेशन होगी वो ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में होगी, ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में होगी। चलिए मैं आपको यहां पे एक इंफॉर्मेशन बच्चों और दे देता हूं, इससे पहले कि न्यूमेरिकल कराऊं, कि y इज इक्वल्स टू f ax प्लस माइनस bt में वेव की जो स्पीड होती है, वेव की जो स्पीड होती है, वेव वेलोसिटी जो होती है, वेव स्पीड मतलब एनर्जी की जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल नहीं, एनर्जी जिस स्पीड से बढ़ रहा है बच्चों, वो कैसे निकालते हैं? वो होती है कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी टी के साथ जो जुड़ा है वो लिख दो और एक्स के साथ जो जुड़ा है वो लिख दो। यानी टी के साथ क्या जुड़ा है बी, एक्स के साथ क्या जुड़ा है ए। एक और बात सुनो, अगर कहीं मिलता है ax प्लस bt और कहीं मिलता है ax माइनस bt, एक बार जब दोनों का साइन सेम हो, एक बार जब दोनों का साइन डिफरेंट हो, ठीक है, ax प्लस bt मिले या माइनस ax माइनस bt मिले, अभी भी दोनों का साइन क्या है? सेम। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लूं इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब मिले, जब दोनों का साइन क्या हो? सेम। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दोनों का साइन क्या हो? सेम, इसका मतलब होता है दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम तो भाई वेव्स ऑन स्ट्रिंग की ही एग्जांपल लिए थे, वहीं से कहानी बता रहे हैं। दिस वेव, हमने वहां देखा था ना, वेव किस में ट्रैवल कर रही थी? एक्स डायरेक्शन में। तो दिस इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन अगर दोनों का साइन सेम हो। गड़बड़ी करते हैं बच्चे इसमें, वो कहते हैं जब डिफरेंट हो ये लगती है कि नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, जब दोनों का साइन सेम हो वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और जब दोनों का साइन अलग हो, ax माइनस bt हो या माइनस ax प्लस bt हो, दोनों का साइन डिफरेंट हो, तब वेव ट्रैवलिंग इन
वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इतना समझ लो। दोनों का साइन सेम हुआ, दोनों का साइन सेम हुआ तो अच्छा लग रहा है, पर वेव किस में जाएगी? नेगेटिव में। दोनों का साइन डिफरेंट हुआ, दोनों का साइन डिफरेंट हुआ तो खराब लग रहा है। एक्स माइनस बी टी का होगा, ये तो नेगेटिव। ना ये पॉजिटिव। नोट कर लें इतना, वेव वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये सब आगे पूरा चलेगा, वेव के हर लेक्चर में ये चीजें ट्रू होंगी। प्लस बी टी दिख जाता है यहां से, देखो इसको याद रखो, बाकी वो अपने आप याद रहेगा। एक्स प्लस बी टी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स माइनस बी टी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लस बी टी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स माइनस बी टी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मिटा दें इसको। बहुत अच्छा भाई, चलिए अब न्यूमेरिकल लिया जाए इसका। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहता है इफ, क्वेश्चन दे देता है अपने को, इफ y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 प्लस x माइनस 2t का होल स्क्वायर, फाइंड वेव वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड बताओ, साथ में डायरेक्शन बताओ किधर चल रही है। सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। चलो सोचो कैसे किया जाए। पहला पार्ट तो सब लोग कर लेंगे। वेव वेलोसिटी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टी के साथ क्या लगा है? 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या लगा है? 1, तो 2 मीटर पर सेकंड। कुछ दिया नहीं है तो हम बोल देते हैं, मान लेते हैं y किस में दिया है? इन मीटर्स दिया है, हमने मान लिया। जनरली y सेंटीमीटर्स में देता है, पार्टिकल मीटर्स में कहां जाएगा? 1 मीटर ऊपर मान लो, पर यहां मीटर्स में दिया, ऐसे मान लिया हमने एसआई यूनिट। तो वेव की स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेव तो है ही है, ax माइनस बी टी के फॉर्म में है ना। और देखो इसकी वैल्यू 0 रखो, इन्फिनिटी रखो, माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड है। अच्छा, दूसरा पार्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। यार पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यानी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। भाई यहां पे y क्या देता है ये याद रखना जरूरी है कि वेव की इक्वेशन में y क्या है? y डिस्टर्बेंस है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। तो y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, यानी मैक्सिमम y की बात कर रहा है। यहां से आपको y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। बच्चों y की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? 10 अपॉन 5 प्लस इसकी वैल्यू अगर मिनिमम हो तभी y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये तो सबको रियलाइज हो रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन अगर मिनिमम हो जाए, भाई नीचे मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा तो ओवरऑल फ्रैक्शन सबसे बड़ा। तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाए तो y मैक्सिमम। बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या ये एक्सप्रेशन नेगेटिव में जा सकता है? कभी नहीं, स्क्वायर लगा है। जिस चीज के ऊपर स्क्वायर लगा हो उसकी मिनिमम वैल्यू 0। वैसे तो हम तो चाहेंगे नेगेटिव हो जाए यार, हम तो चाहेंगे नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव से काट दे, इसको काट दे तो और छोटा हो जाएगा तो बड़ा, बट इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। हाँ या ना? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। 0 से छोटा हो सकता है? इसके अंदर -2 रख के देखो, बढ़ के बाहर आ जाएगा 4, +2 रखो फिर 4 आ गया, है ना। 0 रखने पे मिनिमम 0। अब y मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा 10/5 यानी 2 मीटर्स। सो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर्स एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इत्तेफाक है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। अच्छा, वेव वेलोसिटी में भी बताना पड़ेगा किधर जा रहा है। ax माइनस बी टी, अपोजिट साइन यानी ट्रैवलिंग इन, बोले सब लोग, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। मिटा दें? ओके। एक और सवाल लें, अच्छा सा लें, थोड़ा बढ़िया सा सवाल ले लें। तैयार हैं आप? चलिए, मान लीजिए हमसे बोलता है कि कोई पल्स है जिसमें y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल and this is given as y is equals to 1 upon 1 plus x square when t is equals to 0 and y is equals to 1 upon 1 plus x minus 1 का square when t is equals to 2 seconds। समझो, अब वेव की इक्वेशन नहीं दी हमको, ठीक है, हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग समय के अंतराल पे बताया, ठीक है, t is equals to 2 पे बताया और t is equals to 0 सेकेंड पे बताया। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, अभी भी x पे डिपेंड कर रहा है,
एक्स पे तो डिपेंड करेगा ही। देखो हमेशा वेव में सोचते रहो क्या हो रहा है, जब सोचोगे ना कि न्यूमेरिकल के फ्लो में चल के सॉल्व कर दें, खेल खराब कर दोगे। समझो y इज इक्वल्स टू ये आ रहा जब t 0 है, अभी भी y x पे डिपेंड कर रहा है, समय रुक गया है। ऐसे सोचो, अभी बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। ये रोप वाला एग्जांपल है, जुम 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 रोप कर रही है। अब सोचो तुमने सामने से इसकी फोटो खींच ली, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो अब तुमने बीच में इसकी फोटो खींच ली। अब हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। टाइम तो रुक गया, फोटो खींचते ही भाई फोटो खींच ली, फोटो निकाला, समय तो रुका हुआ है ना। क्या सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं। तुम फोटो खींच के फोटो देखोगे, कुछ ऐसी फोटो आएगी, टी 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 टी, ऐसी मान लो फोटो आ गई। कुछ भी हो सकता है, जिस टाइम पे फोटो खींची कुछ भी चल रहा था यार, हमें क्या पता क्या चल रहा था। अच्छा, अभी भी हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। देखो ये थोड़ा नीचे गया, ज्यादा नीचे गया, ये थोड़ा ऊपर गया, ज्यादा नीचे गया। यानी अभी जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। देखो टाइम 0, समय 0। समय रोकने का तरीका होता है वेव की फोटो खींच लो, खचक, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट तुम लोग बोलते हैं ना, मोबाइल ऐसे दबा के लेते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या हुआ, समय रुक गया। जैसे मान लो वेव चल रही चले, कुचक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। पर अभी भी y कांस्टेंट नहीं होगा यार, y अभी भी डिपेंड करेगा किस पे, x पे। अलग अलग पार्टिकल अलग जगह पे, कोई यहाँ रुका, कोई यहाँ रुका, कोई ऐसे बना, कोई ऐसे बना, सब अलग अलग मूर्ति बने हुए हैं। ठीक है, तो एक बार t इज इक्वल टू 0 पे फोटो खींची और y का एक्सप्रेशन लिखा, एक बार t इज इक्वल टू 2 पे फोटो खींची, फिर देखा कोई ऐसे कोई वैसे कोई वैसे, तो उसकी इक्वेशन ही आई। अब हमसे कहा फाइंड वेव वेलोसिटी, फाइंड वेव वेलोसिटी। चलिए ट्राई करें इसको, बढ़िया सवाल है, पॉज करके इसको खुद से जरूर ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। हाँ चलिए आ जाए, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करें। देखो इसके लिए एक काम करते हैं, नीचे में दिख रहा है कि इसका स्क्वायर हो रखा है और यहां पे भी दिख रहा है स्क्वायर हो रखा है, यानी x के एक्सप्रेशन पे स्क्वायर है। क्या x अकेले स्क्वायर लेना बर्दाश्त कर सकता है? अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सप्रेशन ax प्लस माइनस bt होना चाहिए, मतलब इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 होनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता है, बात समझो, ax प्लस माइनस bt में दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। मतलब हम मान सकते हैं कि इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिख दें, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस दोनों में लिखा है 1 प्लस ax, अब प्लस बीटी माइनस बीटी वो भी हमें पता नहीं, प्लस ले लेते हैं, चलो प्लस बीटी का होल स्क्वायर। हमें प्लस माइनस का भी आइडिया नहीं था। ये हो सकता है, देखो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, टी की वैल्यू 0 रखो, हाँ टी की वैल्यू 0 रखने पे ये कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला बन सकता है। माइनस भी ले सकते हैं, प्लस वो अभी दिख जाएगा, हमने ये ले लिया क्योंकि एक्स पे अकेले स्क्वायर लगा नहीं सकते थे। अब इस पे ये वैल्यू रखो, वो वैल्यू रखो, टी की वैल्यू 0 रखो इस पे, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टी की वैल्यू 0, तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोले ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 दिख रही है, यहाँ देखो एक यहाँ क्या है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, खत्म। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल गई पहले वाले से, ए का वैल्यू 1 है। हाँ या ना भाई, क्या लिख के आएगा, देखो टी गया एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा एक्स का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर यहाँ पे आओ, एक बार टी की वैल्यू 2 रखो, टी का वैल्यू इसी में टी का वैल्यू 2 रखो, टी का वैल्यू 2 रखोगे तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस, अब a का वैल्यू मिल चुका है 1, तो x और t का वैल्यू 2 रखा प्लस 2b का होल स्क्वायर, बोलो सही है, x प्लस 2b का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको इससे कंपेयर करो, तो 2b की जगह दिख रहा है -1, यानी 2b इज इक्वल्स टू -1, तो b की वैल्यू हो गई -1/2, b की वैल्यू -1/2। a की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 1 आ रही, b की वैल्यू कितनी आ रही -1/2 आ रही। तो हम y के लिए क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस a की वैल्यू कितनी आई है 1, x और b की वैल्यू कितनी आई है -1/2 -1/2 t का होल स्क्वायर। ये हो गई वेव की इक्वेशन। बोलो आया, बोलिए आ रहा है। हमने इसको मान लिया ax प्लस bt का होल स्क्वायर,
ये। फिर हमने कहा इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ax का होल स्क्वायर दिखने लगेगा, यानी a का वैल्यू 1 हुआ, हमने ये पकड़ा। फिर हमने कहा भाई इसी में t का वैल्यू 2 रख दो, हमें वेव का स्पीड चाहिए, इन शॉर्ट t का वैल्यू हमने 2 रख दिया, हमें वेव इक्वेशन मतलब नहीं, वेव का स्पीड चाहिए था। t का वैल्यू 2 रखा तो भैया ये हो गया, a की वैल्यू 1 है, x प्लस 2b। फिर हमने कहा इसको कंपेयर कर दो, 2b की वैल्यू -1 के इक्वल, तो b की वैल्यू -1/2 हो गई। फिर हमने कहा x माइनस हाफ t का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वेव स्पीड निकालना बहुत आसान है भाई। वेव स्पीड क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ t 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x 1, यानी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं थी यहाँ पे, ये नहीं पूछा था किधर जा रही है, पूछा क्या इन्होंने कहीं नहीं पूछा हमसे किधर जा रही है। अगर a की वैल्यू जो आपके दिमाग में चल रहा है ये -1 ले लेते भाई, x का स्क्वायर यहाँ -1 होता तो भी स्क्वायर में क्या आता, यही आता ना, -1 ले लोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तब भी तो 1 ही रहेगा ना, हाफ अपॉन 1, तब भी स्पीड तो 0.5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। तो चाहे +1 लो चाहे तुम -1 लो। क्लियर हुआ? मैंने अपने आप एक इक्वेशन पहले से बना ली, फिर उसमें एक बार t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 2 रख के बनाया और ये इक्वेशन बन के आ गई। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है? इसको करने का एक तरीका और है, मन तो कर रहा है बता दें, नोट कर लो इसको, बताएं फिर, नोट कर लें, मिटा रहे? ओके, देखो इसको एक करने का तरीका एक और क्या हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत तरीका है, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मैं कहूं चलो y की वैल्यू 1 रखते हैं यहां भी और y की वैल्यू 1 रखते हैं यहां भी। ये क्या कर रहे हैं आप? हम y इज इक्वल्स टू 1 का जो डिस्टर्बेंस है ना, उसको देख रहे हैं कि वो 2 सेकेंड में कितना आगे गया। हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो जो y इज इक्वल्स टू 1 वाला, समझो देखो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, समझो मान लो ऐसे किया ड्यू 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 ड्यू, अब y इज इक्वल्स टू 1 पे मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल y इज इक्वल्स टू 1, तो मैं देखना चाहता हूं ये डिस्टर्बेंस जो y इज इक्वल्स टू 1 वाला इतनी ऊपर, ये एक डिस्टर्बेंस है, ये एक पार्टिकल, ये एक डिस्टर्बेंस है जिसमें पार्टिकल यहां तक आ गया। ये डिस्टर्बेंस 2 सेकेंड में कितना आगे गया, ये एक डिस्टर्बेंस है। अरे बालक, मान लो यहां पे एक ही पल्स हो, ऐसा सोचो, जूम जूम जूम, ये पल्स, तो ये पल्स ऐसे आगे बढ़ेगी, एक तो मैंने बम बना के छोड़ा, धाड़, फील लो तभी मजा आएगा भाई, ऐसे ट्यू ट्यू धाड़। अब ये जो मैंने बनाया ट्यू, यहां पे देखो ये जो पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, मान लो y इज इक्वल्स टू 1, ऐसी कुछ भी रख सकते हो यार, 1 रखो 2 रखो, मैं सेम वैल्यू रख के देख रहा हूं। तो ये जिसका डिस्प्लेसमेंट 1 है, ये 2 सेकंड में कितना आगे गया, यानी पहली बार y इज इक्वल्स टू 1 किस x पे आया, और दूसरी बार y इज इक्वल्स टू 1 किस x पे आया। पहली बार y इज इक्वल्स टू 1 यहां आया, फिर 2 सेकंड के बाद यही y इज इक्वल्स टू 1, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है आगे ट्रेवल करता हुआ 2 सेकंड बाद यहां पहुंचा, तो हमें वेव की स्पीड तो मिलेगी कि 2 सेकंड में ये y इज इक्वल्स टू 1 वाला डिस्टर्बेंस कितना आगे गया। ये वेव की तो स्पीड हुई कि 2 सेकंड में वो कितना आगे जा रहा है, डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे टाइम से। चलो x की वैल्यू यहां से निकालो, y की वैल्यू 1 रखी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 0, यहां से x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, यानी y इज इक्वल्स टू 1 वाला डिस्टर्बेंस, फिजिक्स वाला डिस्टर्बेंस t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू 0 पे था, यानी जब t की वैल्यू 0 है तो वो डिस्टर्बेंस यहां पे था, x इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अब जब t की वैल्यू 2 हुई तब कहां पहुंचे, तो y की वैल्यू 1 रखो, इसमें y की वैल्यू 1 रखा तो ये पूरा इधर गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहां से क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 1, यानी ये y इज इक्वल्स टू 1 वाला डिस्टर्बेंस, ये वाला डिस्टर्बेंस 2 सेकेंड के बाद x इज इक्वल्स टू 1 पे है, t इज इक्वल्स 0 यहां पे है, और जब समय 2 सेकेंड बीत गया तो यही डिस्टर्बेंस यहां पहुंच गया, x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो 2 सेकेंड में डिस्टर्बेंस कितना ट्रैवल किया, 2 सेकेंड में डिस्टर्बेंस कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर। डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वेव, मतलब वेव ट्रैवल्स
1 मीटर इन 2 सेकेंड्स। वेव की स्पीड आपको दिख रही है 1 डिवाइड बाई 2.5 मीटर पर सेकेंड। लॉजिक लगानी चाहिए, ऐसे एक तरीका बताया मैंने शॉर्टकट। फील 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 आया। चलिए आ गया होगा, वरना पॉज करके फिर से देखें। चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो आईआईटी में इसका पूछा गया 1999 में। तो बहुत ही पुराना सवाल, आप में से मैक्सिमम लोग की डीओबी 2000 है, कई लोग के 99 भी है, ठीक है। मैक्सिमम आप 2000 वाले होंगे, है ना, क्योंकि 2019, हाँ 2000, 2001, 2002 वाले डीओबी होंगे इसमें। खैर, तो आपके पैदा होने के पहले का सवाल देखो। इसमें एक सवाल, एक पॉइंट और सीख लो। सिमेट्रिक पल्स क्या होती है? सिमेट्रिक पल्स वो होती है जो y के अबाउट सिमेट्रिक हो, ऐसी पल्स हो, ठीक है, ऐसी पल्स हो जो y के अबाउट सिमेट्रिक हो, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक पल्स। दोनों तरफ सेम आए। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या है कि x की वैल्यू जब -1 हो तो जो y की वैल्यू आए वही y की वैल्यू x इज इक्वल्स टू +1 पे आए, तभी तो सिमेट्री दिखेगी। देखो ये किसकी वैल्यू है बच्चों? y की। ये किसकी वैल्यू है? y की। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे जो y है, y इज इक्वल्स टू +1 पे। जैसे यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू -2 पे जो y की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू +2 पे वही y की वैल्यू। मतलब सिमेट्रिक पल्स वो होगा जिसमें y ऑफ x इज इक्वल्स टू y ऑफ -x। ठीक है, आपने वो इवन फंक्शन पढ़े होंगे मैथ्स में, वही कहानी है। इवन, जो चीज इवन होती है, जितने फंक्शंस इवन होते हैं वो सिमेट्रिक दिखते हैं। इवन फंक्शंस क्या होते हैं? मैथ्स में पढ़ा होगा फंक्शंस में आपने, जिनका ग्राफ सिमेट्रिक हो अबाउट y एक्सिस, तो ये इवन फंक्शन y x इज इक्वल्स टू y। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? जिसका ग्राफ सिमेट्रिक हो अबाउट x एक्सिस, ना रे ओरिजिन के अबाउट। मैथ्स में पढ़ो ये सब चीजें, ठीक है, क्लियर है। y x इज इक्वल्स टू y ऑफ -x, इसको सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। जो x की वैल्यू हो वही -x पे y की वैल्यू है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। चलो और देखो, तो जेई 1999, आईआईटी जेई 1999 में क्या पूछ रहे थे वो, आईआईटी 1999। अब देखो ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का सवाल नहीं है, हार्मोनिक वेव नहीं है, एसएचएम वाली वेव नहीं है, नॉर्मल वेव दी। y इज इक्वल्स टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। इन्होंने बोला ये एक पल्स है। अब 4 ऑप्शन है आपको मैच कराने हैं। पहला ऑप्शन है कि दिस पल्स travels in positive x direction। सेकेंड ऑप्शन है कि in 2 seconds wave travels 2.5 meters। थर्ड ऑप्शन है this pulse is symmetric in nature। ए बी सी डी ले लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पल्स या ऑफ पार्टिकल इज 0.16 मीटर। और इसमें मोर देन 1 करेक्ट थे। जरा इसको अपने आप ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैं मार्कर को इंक पिला रहा हूं, थोड़ी सी मार्कर, तुम इंक पी लो, खुश रहो। हाँ भाई, तो आखिरी सवाल पॉज करके ट्राई कर लिया। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला, पल्स ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स। जरा ध्यान से देखो, एक्स प्लस बी टी दोनों का साइन सेम है, यानी नेगेटिव एक्स, तो ये तो गलत हो गया है ना। पल्स किसमें ट्रेवल कर रहा? ट्रेवल्स इन नेगेटिव एक्स। भाई पॉजिटिव एक्स के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का साइन अलग, या तो यहां माइनस होता कम से कम। इन 2 सेकेंड्स वेव ट्रेवल 2.5 मीटर। भाई ये तो वेव स्पीड की बात हो रही है, 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी, तो वेव स्पीड निकाल लो यहां से। v इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कितनी आई? 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 1.25, 2 सेकंड में पूछा है 2.5 मीटर, सही है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 2 सेकंड में वेव इतना ही ट्रेवल करेगी वेव की स्पीड हिसाब से। पल्स सिमेट्रिक इन नेचर है, पल्स सिमेट्रिक इन नेचर है। तो हमको कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक इन नेचर? हमने बताया था, क्या चेक करो? y ऑफ x इज इक्वल्स टू y ऑफ -x हो। जो वैल्यू 1 पे आए वही वैल्यू -1 पे आए, ठीक है। अब इसमें एक काम करना पड़ेगा, हमको t को हटाना पड़ेगा। भाई समय भी चेंज होता रहेगा तो सिमेट्री कैसे दिखेगी? अरे समय भी चेंज हो रहा है तो सिमेट्री, समय को रोको, फोटो खींचो, कुछ
फोटो खींच के तो सिमेट्रिक, भाई कोई ग्राफ सिमेट्रिकल है कि नहीं किसी समय पता चलेगा ना, वो चेंज ही हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी पता नहीं चलेगा। तो टाइम को पहले कांस्टेंट कर लो, है ना। तो थर्ड ऑप्शन चेक करने के लिए, सी ऑप्शन चेक करने के लिए, ये बी ऑप्शन चेक हो गया, ए ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन चेक करने के लिए टाइम को रोकना पड़ेगा। तो मैंने टाइम को 0 ले लिया, टाइम रोक दिया, टाइम का एक्सप्रेशन ही गया। अब y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0.8 अपॉन 4x का स्क्वायर, 4x क्या हो 16 हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस 5, टेंशन खत्म। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो स्क्वायर हो जाएगा, सिमेट्रिक आएगा आंसर। x की वैल्यू चाहे x रखो चाहे -x रखो, 2 रखो -2 रखो, स्क्वायर हो जाना है, बात खत्म हो जानी है। तो बात तो सही है, ये सिमेट्रिक इन नेचर है। नहीं समझे, टाइम को कांस्टेंट करना जरूरी है ना इसमें बच्चों। टाइम को भाई साहब कांस्टेंट नहीं करोगे तो पूरे पल्स पूरे से सिमेट्री कैसे, सिमेट्री तभी दिखेगी जब फोटो खींचोगे कि इधर इधर सेम आ रहा। चौथा ऑप्शन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप समझ गए हो क्या है, फिर से एम्पलीट्यूड, y क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू। y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कितना हो सकता है, नेगेटिव होगा नहीं, तो ये कितना होगा 0। सो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 0.8 अपॉन 5, ये हटा दो, यहाँ 0 लगाना, ऐसे कर लेते हैं 0.8, तो 5 × 5 30, 5.6 मीटर सही है। तो D इज ऑल्सो करेक्ट, तो B C D आर करेक्ट। एक बार ये पूछा था कि y क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने बता ही दिया था, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन इन साउंड वेव, प्रेशर वेरिएशन इन साउंड वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था एसएचएम का फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा पूरा हार्मोनिक वेव के ऊपर, क्योंकि अपने सिलेबस में हार्मोनिक वेव है, ये सब वेव अपने सिलेबस में नहीं है, पर कभी कभी आईआईटी इसमें से सवाल उठा लेता है जनरल वेव की इक्वेशन से। तो आज आपने जनरल वेव की इक्वेशन में सीखा कि वेव की इक्वेशन वो होती है जिसमें y इक्वल्स टू ax प्लस माइनस bt का फॉर्म हो, और y डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, y डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t। और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अगर बीच में प्लस लिखा है तो किधर जा रहा है, नेगेटिव में, बीच में माइनस लिखा है तो किधर जा रहा है, पॉजिटिव में। वैसे ध्यान रखना है दोनों का साइन सेम, दोनों का साइन सेम, तो किधर जा रहा है, नेगेटिव में। दोनों का साइन डिफरेंट तो पॉजिटिव में, यहाँ दोनों का साइन क्या है, सेम तो नेगेटिव में। वेव वेलोसिटी, सिमेट्रिक पल्स, ये सारी चीजें आज हमको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है अपना प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस 5 की डेरिवेशन, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, उसमें ओमेगा क्या है, k क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उससे जुड़े न्यूमेरिकल क्या होते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, वेव की वेलोसिटी क्या होती है, और ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।